धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की, क्योंकि यही वो इलाका है जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए पूरी दुनिया की खबरों के साथ साथ हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। ये अमेरिका भारत में आने वाले अपने नागरिकों को लेकर बड़ी चिंता जता रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है? ये एक अमेरिका की विदेश नीति है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे। बहुत सारे देशों ने अपनाई है उसके पीछे और उसके ऊपर लेवल करते हैं। तो लेवल 2 का मतलब है कि आप जो ध्यान रखते हो थोड़ी बढ़ाएं, मतलब स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है जहां जा रहे हैं, जैसे मध्य भारत में इन्होंने किया है माओवादी आक्रमणों के कारण। लेवल 3 यानी फिर से सोचे जाना आपका जरूरी है क्या। अब इसके लिए इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के कई जगहों को शामिल किया है और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर, वहां लेवल 3 इनकी एडवाइजरी होती कि मत जाओ, जिससे मणिपुर और जम्मू कश्मीर के अंदर की इसके मामले में है, क्योंकि वह आतंकी हमले बहुत सारे बढ़ गए हैं और उसके हिसाब से उनका जो करना है कर रहे हैं। अब ये भारतीयों को सोचना है कि हमारी स्थिति क्या है। पहली बात, अंदरूनी स्थिति क्या है, क्या सही में हमारे यहाँ परिस्थितियां खराब हो रही है, लॉ ऑर्डर खराब हो रहा है, और दूसरे जहां तक विदेशों में हमारी जो छवि है वह क्या उभरती हुई आ रही है। जी सही बात आपने लाइन कही है कि विदेशों में जो हमारी छवि है वो क्या उभरती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ तो डंका पीटा जा रहा है। खैर, बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री जो हैं डेविड लेमी, वो भी आजकल भारत घूम रहे हैं। हाँ, भारत में काफी लोग आ रहे हैं, वह भी आ रहे हैं और उनका मुख्य मुद्दा जो है आने का, वह तो लेना चाहते हैं कि भारतीय सत्ताधारी वर्ग क्या सोच रहा है। तो वह केवल प्रधानमंत्री से नहीं और अपने इक्विवेलेंट जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं उन्हीं से नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से भी मिले। यानी उनका मतलब साफ है। इन लोगों ने तथाकथित जो 1-2 वर्ष पहले भारत के प्रधानमंत्री के साथ और वहां के प्रधानमंत्री के बीच में जो बात हुई थी, इन्होंने एक 2030 का रोड मैप बनाया हुआ है कि भारत और इंग्लैंड के बीच किस किस तरह का बढ़ेगा, जिसमें आर्थिक है, मिलिट्री है, सिक्योरिटी है, बहुत सारे और भी चीजें हैं, जिसमें आपके क्लाइमेट का भी है और कल्चर वगैरह वगैरह तो ही है। उसमें हम कहाँ बढ़ रहे हैं, तो इन लोगों ने कहा है कि हम बड़ी अच्छी तरफ से उस तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हल्के मुल्क में आया है कि एशिया पैसिफिक, यानी जहां क्वाड और वगैरह जो चीन के घेरने की बात हो रही है, उसमें हमारी क्या अहम रोल है, नहीं है, उसमें किस तरह से बढ़ने चाहिए, इन सब की चर्चाएं हो रही है। यहाँ पे एक बात और याद दिला दें कि जो एडवाइजरी दिया गया है, हम विदेश में, आसपास में, पूरे दुनिया में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कारण जो है केवल बढ़ते हुए आतंकवाद नहीं है। उन्होंने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि भारत में रेप जो है वो घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, खासकर विदेशियों के साथ, देशियों के साथ तो ही है, इसलिए भी यहाँ के लोग वहां जाने से अवॉइड करें। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमने देखा कैसे वो जोड़ा जो पूरी दुनिया घूमने के लिए निकला था झारखंड में, उसके साथ किस तरीके की दरिंदगी हुई थी। अगली खबर आ रही है, भूटान के नरेश भी घूम रहे हैं और अडानी के साथ गुजरात में पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत दिनों के बाद ये अदला बदली हुई है, उन्हें जरूरत पड़ी है, बिजली की खपत बढ़ी है उनके यहाँ। ये जो अभी वहाँ के राजा हैं नामग्याल वांगचुक, ये विदेश से पढ़ के लौटे हुए हैं और इसलिए उन्होंने अपने यहाँ चुनाव की व्यवस्था शुरू करवाई है ताकि जनता के भी अधिकारों की रक्षा की जाए। खुद तो राजा बने रहेंगे और वहां पर इनकी जरूरत पड़ी है बिजली के लिए, और करीब 550 या 570 मेगावाट की एक नई विद्युत एनर्जी पैदा करने वाली बनाना चाहते हैं, वहां पे इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं। तो वहां आएंगे, यहाँ पे तो गुजरात में आएंगे। गुजरात में कौन होंगे, तो अदानी होंगे, यानी अदानी पावर जो है उसके साथ हो रहा है। इसलिए इनकी मुलाकात अदानी से हुई, इनकी मुलाकात वहां के मुख्यमंत्री से हुई। घूमने कहाँ गए हैं लोग, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू वहां गए हैं और ये सब बातें हुई है, लेकिन मुख्य रूप से वो लोग
अपने एनर्जी सिक्योरिटी, और निश्चित रूप से बातें हुई होंगी कि भूटान का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो चीन की तरफ झुक रहा है, उसके बारे में भी जरूर चर्चाएं हुई होंगी। जी, मतलब कुल मिला के ये है कि दोनों सरकारें मिलकर अड़ाने के लिए धंधा मुहैया कराएंगी। भूटान की तो मजबूरी है, चूंकि चीन के साथ जो भी उनकी सुरक्षा के संबंध हो, विदेश नीति हो, व्यापार बढ़े, लेकिन बिजली यदि वहां से लाते हैं तो बड़ा महंगा पड़ेगा। और जहां तक बनाने की बात है, चीन के साथ भी उतना खुला रास्ता नहीं है। हालांकि चीन तो मालिक है इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के बारे में, वह सोलर एनर्जी वहां के लिए काफी अच्छा है, सौर शक्ति जो है वहां से करने के लिए, और जो विंड एनर्जी है उसमें भी बड़े ही वो अग्रसर है, तो सब कर सकते हैं। लेकिन इनको लगा होगा कि वो चल रहा है। और वैसे बता दें कि वहां पे जो चल रहा है, जो हमारी ही मदद से बना हुआ वहां पे ये भाप से इंजन बनने वाले जो एनर्जी, जो बिजली बन रहे हैं, उससे बिहार भी खरीदता है, और कंपेयर टू अदानी काफी सस्ते दर में उनको मिल जाता है। लेकिन मजबूरी में बिहार सरकार अदानी से ही खरीदती है, अनलेस कि अदानी की जो पावर जनरेटिंग है वह पूरा करने में सक्षम ना हो। जी, 4 साल बाद जो अग्निवीर हैं, अब उनको 10% कोटा मिलेगा पैरा मिलिट्री फोर्सेज में, या कह सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है जब बजट सेशन चल रहा है। क्या पहले से ही ऑफर दे दो ताकि विपक्ष हंगामा न करे अग्निवीर के मुद्दे पर? इस पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुद्दों में एक यह था कि अग्निवीर जितने भी लोग हैं वह सैनिक नहीं, अग्निवीर सैनिक नहीं है, उनको सैनिक का तमगा नहीं मिल रहा है। हाँ, 4 साल बाद जो 25%, 1/4 जो रखे जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस में, वह सैनिक बन जाएंगे और अगले 15 साल तक काम कर सकेंगे। तो बाकी लोगों का जहां तक बात है, बड़ा हंगामा था, कांग्रेस ने कहा था, इसलिए होना ही होना था। और अब कहते हैं कि रिजर्वेशन देंगे क्योंकि ये लोग बड़े अच्छे सैनिक निकलेंगे। यह समझ में नहीं आता है कि मुख्य सेना से निकलकर अर्ध सेना में भेज रहे हैं कहने के लिए कि बड़े अच्छे सैनिक है, तो तुम खुद क्यों नहीं रखते, जबकि वहां कमी है, 2 से 4 लाख सैनिक कम है, और उसके बावजूद तुम ये 4 साल का एक मजाक बनाकर ला चुके हो, जिनके ट्रेनिंग में ही वो वक्त निकल जाता है जब तक वो समझे कि क्या करना नहीं करना है, और तब तक उन्हें बाहर निकलने की बात हो रही है। 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं, और उसमें कर रहे हैं कि इनका जो एज लिमिट वो बढ़ा देंगे। ठीक है, एज लिमिट बढ़ाओगे, लेकिन बाकी जो बचेंगे 65% जिनको तुम निकाल रहे हो, उनका क्या होगा? जी, क्या ये आइडिया सरकार को आईडीएफ से आया है? क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग तो दिला दी जाती है, लेकिन परमानेंट फौजी कोई वहां पे होता नहीं है। जा भैया अपना धंधा पानी कर, जब जरूरत पड़ेगी तब लड़ने के लिए आ जाना। यह आइडिया भारतीय सेना में बहुत जमाने से चल रहा है, और यह कहते हैं कि भारतीय सेना के जितने लोग रिटायर्ड हैं, 50, 55 या अधिक से अधिक 58 या 60 साल होकर रिटायर करते थे। पहले जल्दी मर जाते थे, आजकल बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं, पेंशन खाते रहते हैं, पेंशन भी बढ़ गया है। उसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई अभी भी फौजी कर ही रहे हैं, और भारी बोझ पड़ रहा है भारतीय सरकार पर, और जिसके कारण मजबूरन उन्हें, जहां तक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े पूंजीपति, उन पर टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है। कांग्रेस ने भी उनकी घटा के 35 से 30% लाई थी, इन्होंने तो घटा के 20% से भी कम कर दिया, बल्कि जो टैक्स वो ना दे पाते हैं, और जो भी इनके ऊपर कर भी हैं, जो लोन है वो भी माफ कर रहे हैं। वैसे हालत में फौजियों कितने आप देंगे, तो कहां से होगा? तो ये बहुत जमाने से फौज के बीच में चला आ रहा है, सोचा जा रहा है। और रशिया में जब लड़ाई चला, दिखा कि वहां पर प्राइवेट कंपनी वाले भी, पीएमसी जिनको कहते हैं, वह भी लड़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या जरूरत है इनको परमानेंट बना के मुफ्त का इतना पैसा देना, और रिटायरमेंट के बाद भी पैसा देना? जी, नेपाल में लगता है हवाई सेवा जो है, हवाई यात्रा जो है, वो ठीक नहीं चल पाएगी। तो वहां की सरकार बंद क्यों नहीं कर देती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान 5 बड़े हादसे हो गए। कल फिर वहां काठमांडू में एक हादसा हो गया, 18-19 लोग मर गए। जी हाँ, कल का हादसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कारण अभी तक नहीं पता चला, लेकिन टेक्निकली गड़बड़ी लगता है, क्योंकि पायलट जो है रनवे के मतलब पास या पैरेलल आना चाहिए। ये रनवे तो यहां से ऐसे लैंड करना चाहिए, इधर से आना चाहिए, इमरजेंसी हो गया, वह एक एंगल पर जा रहा है, नहीं इतना ही उसके लिए जगह बचा हुआ है, तो यहां से तो क्रैश करेगा ही करेगा। और एक केवल पायलट बच गया, वो भी हॉस्पिटल में है। जहां तक नेपाल की बात है, किसी न किसी कारण से वहां का एविएशन जो है वह सुरक्षा का पूरा कदम नहीं ले पा रहा है। मेंटेनेंस का हो, पायलट की ट्रेनिंग का हो, वहां रेडार सिस्टम यानी ग्राउंड से
एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली बात तो वहां की बात है। और वहां के अधिकांश जो रनवे हैं वह टेबल टॉप है, यानी जैसे हमारे मैंगलोर में है, कभी वहां भी क्रैश हुआ था, या उड़ीसा में भी जो एयर इंडिया का कुछ वर्ष पहले क्रैश हुआ था। यानी लंबा है लेकिन ना इधर कुछ है ना इधर कुछ खाई है, बाकी तरफ से पहाड़ियां हैं, तो अप्रोच बनाना बड़ा मुश्किल है। सब मिला जुला की स्थिति ये है। इसी कारण यूरोपियन यूनियन ने नेपाल के हर एयरलाइंस पर प्रतिबंधित कर दिया है कि तुम हमारे यहां नहीं आ सकते हो। यानी कहीं ना कहीं से इसका जो स्टैंडर्ड है वो खराब है। इनको अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी चाहिए, कम से कम भारत के डीजीसीए तो मदद लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, चला रहा है। हर साल एक क्रैश हो रहा है और 100, 150, 25, 50 लोग मारे जा रहे हैं। जी, चाइना क्यों नहीं मदद करता है? वो तो इनको गोद में बैठाए हुए। कुछ न कुछ मसला होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। यह मेरे भी दिमाग का भी आया था, लेकिन जवाब कहीं मिला नहीं, निकल गया मेरे दिमाग से। क्योंकि चीन एविएशन में काफी ही, उसमें भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर से एविएशन में भी उसने अपने हवाई जहाज बनाए हैं, और उनके यहाँ जहां तक फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड है वो अमेरिका के बराबर है, कहीं पीछे नहीं है। तो अभी जहां तक नेपाल की बात है, एविएशन की बात है, उन्हें जरूर चीन से मदद लेनी चाहिए, या जहां और से ले, लेकिन लेनी चाहिए, क्योंकि खुद करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। जी, कनाडा में मंदिर पर हमले की कोई बात सामने आई है। सवाल उठाने पे बताया जा रहा है कि सांसद को भी धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि खालिस्तानी माहौल खराब कर रहे हैं कनाडा का। हाँ, वहां के भारतीय मूल के सांसद ने यह बात कही है कि खालिस्तानी वहां की माहौल खराब कर रहे हैं। वैसे जिसने भी किया है वह अच्छा नहीं किया। देखिए, आप हिंदू धर्म को चाहे यहां बदनाम करने की कोशिश करें या वहां तोड़फोड़ करें, वैसे ही जैसे इस्लाम को करें या क्रिश्चियनिटी को करें, तो होता क्या है कि जनता के बीच में जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध होना चाहिए, जहां हमारा नारा है मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो, वहां पे आप इस छोटे छोटे मसलों को लेकर आपस में एक दूसरे से करते हैं। यदि आपकी तमन्ना यह है कि सिखों का अपना अलग से स्वतंत्र देश हो, तो इसकी कोशिश क्यों नहीं करते कि भारत एक संघीय राज्य, हालांकि उसके तहस नहस कर दिया है इस भाजपा सरकार ने, कोई उसका मायने नहीं रह गया। उदाहरण के लिए दिल्ली को देख लिया, और कहीं भी देख लिया, उसके मुख्यमंत्री को उठा के आप जेल में डाल रहे हैं। झारखंड का भी करा हुआ है बहुत सारा। आप अपने जहां तक हैं, आपका सीबीआई है, ईडी है, सबको भेज के जहां भी मर्जी हो जिसको पकड़ के अंदर कर दे। यानी संघवाद का मतलब खत्म कर दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। तो खैर, वहां तक जहां की बात है, कनाडा में यह गलत चीज है, इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। और पता चला कि वहां ही अब कहीं ना कहीं से उन भारतीयों के खिलाफ शुरुआत लड़ाई होगी जो कि एक अलग से खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं। देखते हैं वहां की कनाडा की सरकार इसको कैसे रोक लाती है। जी, अगर सद्भावना दिखाए तो मॉस्को से बातचीत करने के लिए तैयार है यूक्रेन। ये बात उसने चाइना से कही है। यानी जो हम बात कल कर रहे थे कि उन्हें फतेह और हमास के बीच समझौता करा दिया, कहीं आने वाले समय में चाइना जो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में समझौता ना करा दे, अमेरिका की बैंडी ना बच जाए कि भैया पूरी दुनिया में सुपर पावर अगर कोई है वो तो चाइना है। ये यूक्रेन के विदेश मंत्री थे, इनका 1.5-2 घंटे बात होना था, इन्होंने 3 घंटे से अधिक बात की है, जो चीन के विदेश मंत्री है। और काफी लंबे समय के बातचीत के बाद से ये कुछ बातें सामने आई हैं, और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन कई कारणों से, एक तो जो भी ये हो रहा है अमेरिका में, वह नजर आ रहा है कि ना तो विपक्ष साथ दे रहा, ना ही पक्ष। यदि कमला हैरिस राष्ट्रपति बन के आती हैं तो लगता नहीं है कि वह इस युद्ध को ज्यादा दिनों तक खींचने के पक्ष में है। दूसरे, यदि पूरे यूक्रेन के युद्ध में देखें तो पूरे पूर्वी भाग में, पूरे डॉनबास में, जिसके दोनेत्स्क और लुगान्स्क या लुहान्स्क दोनों नाम कहा जाता है, इसमें रूसी सेना काफी तेजी से आक्रमण बढ़ रही है। हर रोज जहां तक यूक्रेनियन सेना की बात है 1 से 1.5 हजार सैनिक मार रहे हैं, तो भयंकर तबाही है। इसके बावजूद कि उनके पास यूएवी यानी ड्रोन्स काफी है यूक्रेन के पास, लेकिन बाकी सब जगह पीछे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि भाई जो भी बचा वो हमसे, हम शांति से समझौता कर लें। और चीन ने निश्चित रूप से इस मध्यस्थता में, यदि मध्यस्थता की बात करें तो यह नहीं होता है कि आपने 2 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया, ये वो कर दिया। मध्यस्थता की बात तब होती है जबकि आपका पूरे विश्व में कुछ न कुछ आधार होता है, आर्थिक हो, पॉलिटिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो। चीन का यह आधार बनता है। यदि अमेरिका जैसे चाहे निश्चित रूप से आधार बनता है, या मध्य से आ जाए
तो कोशिश जहां तक की हुई है आपके टर्की ने, कुछ आधार बनता है चूंकि रूस उसको इक्वली भाव देता है और वहां पर यूक्रेनी भाव देता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। पहली बार ऐसा लगा है 2-2.5 साल, करीब 2.5 साल होने वाला 1 महीने में युद्ध में, कि शायद शांति हो जाए बीच में। जी, तो जो अमेरिका बाकायदा अपने कांग्रेस से प्रस्ताव पास करा के इतना पैसा दे रहा है यूक्रेन को लड़ने के लिए, वो पागल है क्या? अगर चाइना को ही दरोगा बनाना है तो चीन इसलिए दरोगा नहीं बन रहा है कि वह मतलब कहीं ना कहीं से युद्ध में शामिल है। हालांकि जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि चीन ने मुझे आश्वासन दिया है कि चीन कोई भी अस्त्र शस्त्र रूस को नहीं देगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र ना देने के बावजूद भी जो व्यापार चल रहा है और जिस व्यापार के कारण रूस का आर्थिक आधार नहीं ध्वस्त हो रहा, नहीं तो बुरा हाल हो जाता। कुछ ही देश बचते थे इसके पास, भारत हो, नॉर्थ कोरिया हो और कुछ अन्य देश हो। तो नंबर 2 ये है कि अमेरिका की जहां तक बात है, वह तभी तक अस्त्र शस्त्र देने को तैयार था कि जबकि यूक्रेन युद्ध में जीतता, ताकि वह चाहता है कि रूस को स्ट्रेटेजिक रूप से हरा दिया जाए। और कुछ समय पहले आपको याद होगा, पिछले विंटर में यानी जाड़े के मौसम में यूक्रेन ने एक काउंटर ऑफेंसिव किया था दोनों उत्तर और पूर्व में, यानी उत्तर में खार्कोव और पश्चिम में खारसों और जापोरिजिया के रीजन में, और काफी हद तक उसने लैंड लिए थे और रशिया जानबूझ के अपने फौज हटाया था। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है, हर तरह से बदल चुकी है। और जहां तक अमेरिका की बात हो, इस हालात में नहीं कि वहां इंटरवीन कर सके, कुछ भी बता सके, उसको कोई संबंध नहीं बचा है रूस से, और इजराइल के कारण खुद ब खुद वह दूसरी तरफ तबाह है, बर्बाद है। जी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की क्लास क्यों लगाई गई है हाउस ऑफ कॉमर्स में? एक वहां कानून बना था टोरीज के समय बहुत कानून बना, चूंकि वो पिछले 2-3 बार से वहां की सत्ता कर रहे हैं। तो उसमें यह भी कानून था कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चा होगा, उन बच्चों की देखभाल के लिए जो हम सुविधाएं देते थे, वह प्री नैटल यानी पैदा होने से पहले जो सुविधाएं देती वहां की सरकार, हमारे देश में संभवतः इस तरह की व्यवस्था है नहीं, है तो हमें पता ही नहीं होता है। बच्चा पैदा होने के बाद से बच्चा और जच्चा दोनों यानी माँ और बच्चे दोनों को जो सुविधाएं दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, फिर पढ़ने की सुविधाएं दी जाती है, यह सुविधाओं में कटौती की जाएगी नहीं दी जाएगी। अब जब यह सरकार बनी तो वहां की स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने एक प्रस्ताव लाया कि उस कानून को रद्द किया जाए, 3 बच्चे हो 4 बच्चे सबको सुविधाएं दी जाए। सरप्राइजिंगली देखिए, कहने के लिए लेबर पार्टी है, जनता की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी ने कहा कि नहीं हम नहीं मानते। टोरीज तो नहीं मान रहा था इस पर जब मतदान हुआ तो 7 लेबर पार्टी के एमपीज ने इसके पक्ष में दिया कि इस कानून को खत्म किया जाए। इससे नाराज हो गए कि भाई हमारे पार्टी के खिलाफ करके इनको सस्पेंड कर दिया 7 को। वैसे 40 अन्य भी ने इन्हीं के पार्टी के, उन लोगों ने मतदान दिया ही नहीं। यानी अब उनके अंदर लड़ाई शुरू हो गई है और इसीलिए इनकी ये बदनामी हो रही है कि आते ही वह वही राग आलाप रहे, चाहे विदेशी लड़ाई में हो या देश के अंदर हो, जो टोरीज करते थे। जी, अगली खबर भी ब्रिटेन से ताल्लुक रखती है। लंदन में प्रोटेस्ट किया गया है कि इजराइल को हथियार ना दिए जाएं और विदेश मंत्रालय का जबरदस्त तरीके से घेराव किया गया है। इस खबर को कैसे देखते हैं सर? विदेश सचिव ने वहां पे कुछ समय कहा था, जब ये सत्ता में नहीं थे, कि एक रिपोर्ट आई है, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि इजराइल कहीं ना कहीं से जनसंहार में शामिल है और हमारे हथियारों का इस्तेमाल वह जनसंहार के लिए कर रहा है। अमेरिका की ही तरह ब्रिटेन की भी विदेश नीति यह कहती है कि हम उन देशों को मदद नहीं करेंगे, खासकर वह आर्थिक या सैन्य मदद हो जिससे वो जनसंहार कर रहे हो, जनता के खिलाफ हो रहा। इस खबर को छुपाया टोरीज ने, और इसके आने के बाद से अभी जो नई सरकार आ रही है ये भी छुपा रहा है, यह भी नहीं बता रहे। जब भंडा फूटा तो हंगामा हो गया, जनता हजारों की संख्या में आ गई। इन्होंने इनके विदेश मंत्रालय को घेर लिया, उसको बंद सा कर दिया और नारा लगाया कि ये या तो इस्तीफा दे जो यहाँ के विदेश मंत्री है, और नहीं तो जो भी हम इजराइल को हथियार दे रहे वो देना बंद कर दें। इनका मांग बिल्कुल जायज है और ये हमें समझना चाहिए। जी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लेबर हो, कंजर्वेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीतियां वही रह रही हैं? नीतियां बिल्कुल वही रह गई हैं। जो बुर्जुआ पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी यानी
पूंजीवाद के जो 2, 3, 4 चेहरे थे, जो अंतर होता था, अंतर का होना जरूरी था। यदि बच्चा रोता है, माँ ने मारा है, तो बाप आता है, माँ को धमकाता है, बच्चा खुश हो जाता है। इसका मतलब थोड़ी को अपनी बीवी के खिलाफ है। तो जरूरत तभी है जब बच्चा रोता है। बच्चा ने रोना बंद कर दिया तो माँ बाप भला ये सब क्यों दिखाएंगे? भाई ये प्रचार वाले फोन, खैर, तो ये क्यों दिखाएंगे? वही हालत अब वहां की होगी, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो। हाँ, ये फोन ले जाओ, ब्रिटेन हो, अमेरिका, भारत में वही नजर आ रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अंतर क्या दिखेगा? अब यह जनता अभी भी ना समझे और हमारे तथाकथित क्रांतिकारी दल अभी भी लेसर रेविल, यानी जो कम बदमाश पार्टी है, जो कम हमारा शोषण करता है, उसके लिए ढूंढे। यानी ब्रिटेन में आप लेबर के पास जाए, अमेरिका में आप डेमोक्रेट्स के पास जाए, भारत में कांग्रेस के पास जाए, तो वही है, ढाक के 3 पाथ और कुछ नहीं। जी, एयरपोर्ट पर एक मां के सामने एक बच्चे को मारा जा रहा है लंदन में। इसके अलावा एक फौजी पे चाकू बरसाए जा रहे हैं। ये सब चल क्या रहा है वहां पे? वहां की भी स्थिति अंदरूनी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। जहां तक बच्चे को धमकाने और पीटने की बात थी और गुस्से में पता नहीं चाकू लेकर अंदर कैसे गया, लेकिन स्थिति यही दर्शाता है कि पूरी दुनिया में, खासकर वैसे देशों में भी जो पूरी दुनिया में युद्ध करवा रहे हैं, इस तरह का कल्चर ला रहे हैं, अपने भी जनता को, अमेरिका में ज्यादा नजर आ रहा है, ब्रिटेन में कम है, यह हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, हमारे देश में तो हो ही रहा है। देखिए, एडवाइजरी में कहा जा रहा है कि तुम खासकर लड़कियां उधर मत जाओ भारत में, क्योंकि रेप कल्चर बढ़ रहा है। तो पूरे दुनिया में जो दक्षिणवाद का बढ़ाव हुआ है, उसका यह नतीजा हमें छुटफुट नहीं बल्कि व्यापक कम नजर आने लग गया है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी वो मां है, उसके सामने उसके बच्चे को मारा जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है पेरिस से। पेरिस ओलंपिक में बड़ी साजिश करने वाला था रूस का जासूस, लेकिन टैन 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 वक्त रहते उसको पकड़ लिया गया। ये क्या मामला है सर? अबे क्या जासूस करता, क्या नहीं करता, इन्होंने खुलासा नहीं किया है। यह शेफ था, यानी खाना बनाने वाला था। वहां पे करीब 12-14 वर्ष रह रहा था वहां पे, पेरिस में या फ्रांस के अन्य जगहों में, कई जगहों में काम कर चुका है। अब उसने कहा है किसी फोन पे उसको सरकारी नौकरी मिलने वाली है रूस के द्वारा। अब उसके आधार पर कहिए कि वह जो है मतलब एक आतंकी हो गया और बड़ा हंगामा करने जा रहा था। आपने देखा होगा कि रूस ने कुछ अमेरिकी, कुछ इनको पकड़ के अंदर बंद किया हुआ है, या भी रूसी को बंद कर रहे हैं, अदला बदली के काम में शायद करेंगे। यदि कुछ है तो खुलासा करें, देखें, क्योंकि वहां पे 10,000 से अधिक खेलने वाले और एथलीट्स आए हुए हैं और यह बड़ा मतलब 200 से अधिक देशों के लोग हैं, तो सिक्योरिटी तो चाहिए, इसमें संदेह नहीं। लेकिन यहाँ पे इस तरह की घटना को लेकर हंगामा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दिखावा ही ज्यादा है या सच्चाई है, तो समय आने पे पता चलेगा कि क्या हुआ। जी, आप सही कह रहे हैं, दिखावा ही है, क्योंकि अगर सच्चाई होती तो ऑस्ट्रेलिया की जो लड़की से गैंगरेप हुआ है पेरिस में, ओलंपिक शुरू हो रहा है, चारों तरफ सिक्योरिटी है, तो वो ना होता। बिल्कुल बिल्कुल, यह बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई मूल की जो लड़की थी, 25-26 वर्ष की थी, कहीं पब या ऐसा कुछ आ रही थी, रास्ता खो गई, इसको पता नहीं चल रहा था, और इसके चक्कर में लोग गए, बदमाशी की और 4-5 थे, और इसके साथ इस तरह की घटनाएं हो गई। तो यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, और पूरे दुनिया में भी इस तरह को माना जाता है कि प्यार का तरीका किसी लड़की है, वही अनजान लड़की के साथ जबरदस्ती करना, मतलब घर में घरेलू वायलेंस तो हो ही रहा है पत्नियों के साथ। लेकिन अब इस तरह से भी घटनाएं जो घट रही हैं, यह इस 21वीं शताब्दी के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये तो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग माने जाते हैं, कहते हैं जाहिल लोग ऐसी हरकतें करते हैं। फ्रांस, जापान पढ़े लिखे लोगों का मुल्क माना जाता है ना। खैर, कल से वहां पे ओलंपिक की शुरुआत हो ही जाएगी, आप जानते हैं। लेकिन हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है बाइडेन से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने मशाल दे दी है अगली पीढ़ी को। यदि मशाल ही देना हो तो अगली पीढ़ी को, तो कुछ समय पहले जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा केवल भगवान यानी गॉड ही यह मेरे मतलब आधार या विचार या जो है बदल सकता है, और इतनी जल्दी हो गई। इसमें जहां तक की बात है, डीप स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। उन्हें लग गया कि बाइडेन से नहीं चल पाएगा, बाइडेन को हटाना है, और यदि डेमोक्रेटिक पार्टी को बचाना है तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो भी आधार बनता है वह बाइडेन से नहीं, और कोई चॉइस नहीं है। जहां तक कमला हैरिस की बात है, वह उनके बल्ले बल्ले हो गया, अचानक सोचा भी नहीं होगा भी इतनी जल्दी मौका मिल जाएगी।
जी। ये जो पहुंचा हुआ है नेतन्याहू वहां पर, उसका जबरदस्त तरीके से बायकॉट हो रहा है। जहां वो होटल के बाहर था वहां प्रदर्शन हुआ, जब वो कांग्रेस के अंदर संबोधन कर रहा था तब वहां पे कैपिटल हिल के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ। बहुत सारे डेमोक्रेट जो है वो बायकॉट कर गए हैं। इसको लेकर जो है बाइडेन ने भी शायद दूरी बनाई है, अलग से उससे मिलेंगे, कमला हैरिस भी उससे नहीं मिल रही है। ये सब कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तरफ तो जहां तक है नेतन्याहू क्या के भाषण देने की बात, वही अपने आप में बहुत घटिया चीज है। यदि अमेरिका कहीं से भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है तो इस तरह के युद्ध अपराधी को, जहां की इनके डेमोक्रेट्स के दर्जनों सांसद ऐसे कर रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, एओसी महिला है वहां के, उन्होंने भी कहा है, और भी कई अन्य हैं जिन्होंने एक खुलेआम रूप से एक तख्ती लेके जब ये भाषण दे रहे थे, रशीदा तलायब, उन्होंने लिखा हुआ वॉर क्रिमिनल एंड गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, यानी जन संहार जो चल रहा है उसके ये दोषी हैं, यह सब उन्होंने कहा है। बर्नी सैंडर्स ने भी खुलेआम कहा है कि वॉर क्रिमिनल है। इसके बावजूद ये आते हैं, इनको जो है दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन को मौका मिलता है, और देखिए क्या भाषण देते हैं। भाषण में इन्होंने टू स्टेट की कोई बात नहीं की, वहां पे शांति की कोई बात नहीं की। खुलेआम कहते हैं कि जब तक हमास को पूरी खत्म नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। अगला चीज क्या कहते हैं कि ईरान के खिलाफ नेटो की तरफ हम यहाँ पे अलायंस बनाए, अमेरिका और उन अरब देशों के साथ जो हमारे साथ है। मुझे पता नहीं खुलेआम रूप से कौन सा अरब देश इनके साथ आना चाहेगा। हालांकि हो जाए तो अच्छी बात है, खुलेआम आ जाए तो इस पक्ष में उस पक्ष में हो। और साथ साथ ये कहते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए, कहता है ये कि जो बाहर में लोग शोर मचा रहे हैं, ये ईरान के द्वारा पैसे खा के कर रहे हैं, यह लोग जो काम कर रहे हैं वो शर्मनाक है। यानी वैसी बात है कि अमेरिका या पाकिस्तान का राष्ट्रपति आके कहे कि वो लोग जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो शर्मनाक बात है और नहीं है, वो आके हमें सिखाएंगे कि हमारा बंदा सिखाएगा, और जो मर्जी आ रहा अनाप शनाप बोले जा रहा है। तो पहला चीज तो ये है। और दूसरा चीज, जहां तक बात है वहां की सरकार की बात है, अभी चुनाव हो रहा है इसलिए खुलेआम रूप से उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन अंदर से तो दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जी। ये ट्रंप ने क्यों धमका दिया एलन मस्क को कि मैक्सिको में अगर फैक्ट्री लगाई तो खबरदार? एलन मस्क को खुलेआम उसने नहीं धमका है, अभी दोनों खुलेआम एक दूसरे के विरोध में नहीं आ रहे। एलन मस्क जो कहा था कितना $40 मिलियन पर मंथ देगा, अभी उसने कहा कि मैंने ऐसा वादा नहीं किया था। इस जिस फैक्ट्री की बात हो रही है जिसमें एलन मस्क का भी शेयर है, उसमें चीनी शेयर भी शायद है। और ट्रंप का मतलब शुरुआती आधार यही है कि चीन के खिलाफ हमें लड़ना है, रूस के खिलाफ नहीं, और चीन से जो भी ट्रेड हो रहा है वो नहीं करेंगे। तो यदि मेक्सिको में बनेगा तो उन्होंने धमकी दी है कि 100% मैं उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। यदि उसका दाम मान लीजिए अंदाजा नहीं करता हूं $10,000 एक कार का होता है तो 10,000 का टैक्स लग जाएगा, यानी नेचुरली बहुत कम लोग खरीदेंगे, इतना महंगा हो जाएगा। अब इस मजबूरी में एलन मस्क कहते हैं कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो हम नहीं करेंगे, और हटाना ही होगा तो हम बाद में देखेंगे। और अभी जो हमारा टेक्सास में चल रहा है उसमें प्रोडक्टिव बढ़ाएंगे, जहां 100 बनता था वहां 120 बनाएंगे। मजबूरी उनकी, हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि टेक्सास से अपना हेडक्वार्टर हटाएंगे। देखते हैं कहां कहां भागते हैं बड़े बड़े पूंजीपति लोग। जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों के। पहला जो अपडेट है वो है जर्मनी से। जर्मनी ने ईरान समर्थित बताते हुए मुस्लिम सेंटर पर, इस्लामिक सेंटर पर छापेमारी की, बहुत सारे लोगों को उठा लिया, जिसको लेकर ईरान ने जर्मनी के राजदूत को तलब कर लिया। क्या पूरी जानकारी सर? यह आश्चर्य की बात है, जर्मनी में इस तरह का चीज नहीं होता था। जिस इसके संगठन की बात कर रहे हैं, इस्लामिक सेंटर, वहां पे जिस हैम्बर्ग वहां की जगह पे जगह जो बना रहे हैं, वह जो युद्ध अभी शुरू हुआ हमास के द्वारा उसके पहले से है, वो इसका आधार अभी का नहीं है, पहले से है। नंबर 2, जहां तक बात है कि जहां तक ईरान की बात है, हाँ उसको समर्थन करता था, दोनों एक दूसरे से अच्छा संबंध है, लेकिन इसकी मान्यता जर्मन सरकार ने पहले दी हुई है। 4 जगहों में खासकर है जहां पर कि रेड्स हुए हैं और पकड़े गए हैं, और कहते हैं कि इनका संबंध इस तरह से पाया गया कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। यह अचानक क्यों इस दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं? यदि ऐसा है तो यह वक्त ही क्यों चुना गया, जबकि फ्रांस में अलग से कुछ हो रहा है, लेफ्ट का बढ़ाव है, पूरे यूरोप में अभी लड़ाइयां जहां तक चल रही है वो यूक्रेन के कारण और आंदोलन चल रहा है, वहां पे क्या जनता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है या कुछ और है, या वास्तव में ये लोग कुछ टेररिस्ट
एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि जर्मनी में ऐसा हो रहा है। हाँ, जहां तक राजदूत को तलब करने की बात है, वह तो एक डिप्लोमेटिक चैनल है कि भाई हम अपना इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं, उसका कोई खास मायने असर जर्मनी पर नहीं पड़ने वाला है। जी, लेकिन चारों तरफ से खबर देखें तो ये भी तो आप कह सकते हैं ना सर कि ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है, ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अगली खबर हमारे पास ब्रिटेन से है। यहाँ पे कोई ईरानी थे, उनको प्रत्यर्पित कर दिया गया अमेरिका। अब यहाँ पर जो ब्रिटेन का राजदूत है उसको भी ईरान ने तलब कर लिया। हाँ, यहाँ पे एक ईरानी बिजनेसमैन था और कहीं न कहीं से उसने अमेरिका से, कहते हैं जैसा अमेरिका कहता है कि उस तरह की चीजों का निर्यात करके किसी न किसी दूसरे देशों के माध्यम से ईरान पहुंच जाता था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते थे, वो टेलीस्कोपिक वो चीज होते थे जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है या टैंक में, यहां तक कि जो उसका यूएवीज है, ड्रोन है, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसके बावजूद कि अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है हर व्यापार को ईरान के खिलाफ, और इसलिए उसने करके, चूंकि ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ा था, वहां से प्रत्यार्पित कर लिया, यानी अपने यहां मंगवा लिया। और इसका विरोध ईरान ने किया कि हमारे से किया है। लेकिन इसको इस लाइट में भी देखेंगे, कुछ समय पहले ईरान ने अमेरिकी उसको किसी बंदे को भी पकड़ रखा है और इस दोनों के बीच में चलते रहता है। और अभी कुछ दिन पहले दोनों के बीच में समझौता हुआ अमेरिका ईरान में, 5 अमेरिकी छोड़े गए और 10 इधर से उन्होंने, अमेरिका ने ईरानियों को छोड़ा। यही स्थिति ब्रिटेन के साथ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी। यह दोनों के बीच में चलता रहता, जिसका असर ये हमें नजर आ रहा है। जी, जिस दौर में इजराइल ने यमन पर हमले शुरू किए हैं, उस दौर में खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब और यमन के बीच कोई बड़ा समझौता हो गया। हाँ, यह समझौता हुआ है। जब इजराइल ने अल हुदैदा पर जब आक्रमण किया और भयानक आग लगा दी वहां पे, पूरे तेल के जो भंडार थे, हालांकि 2 से 2.5 दिन के बीच में यमन ने उस पर अच्छी तरह से कब्जा कर लिया, मतलब रोक दिया, और फिर जहाजों का चलना शुरू हो गया। यानी जो भी गड़बड़ था वो खत्म हो गया। इससे यह भी नजर आता है, कुछ समय पहले मैंने कहा था, कहीं लिखा था कि यमन एक बहुत ही गरीब देश है। उतना भी गरीब नहीं जितना हम सोच रहे हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह की यूएवीज है जो अपने देश में बना सकता है, खरीद सकता है, जो इजराइल तक पहुंच के 9 घंटे के बाद वहां बमबारी कर सकता है। इतनी ताकत है। और इसने धमकी दी थी कि जो इजरायली वॉर प्लेन F-15 आए थे इसके ऊपर, वह निश्चित रूप से इजिप्ट और सऊदी अरबिया हो क्या होंगे, ऐसे नहीं आ सकते हैं, और इसके कारण वह बदला लेगा, इनको भी छोड़ेगा नहीं। तब सऊदी अरेबिया में हंगामा हुआ कि ये यूएवी वहां जाएंगे तो हमारे भी आ सकते हैं, मिसाइल भी आ सकते हैं, इसके तेल के भंडार जितने नहीं मारे उससे अधिक मारेंगे। तो कई समझौते हुए। समझौते में यह है कि सऊदी अरेबिया ने जो बैंक इनका फ्रीज कर रखा था, रोक रखा था, उसको फ्रीडम दे दी। सऊदी अरेबिया ने इनके एयरलाइंस को जो बंद कर रखा था, अब पर डे 3 एयरलाइंस अब इनके उड़ेंगे। और सऊदी अरेबिया ने यह भी वचन दिया है कि आगे से किसी भी जहाज को तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए अपने एयर स्पेस से नहीं आने देंगे। तो यमन के लिए तो बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। जी, अगली खबर है पेरिस से। यहाँ पर पहुंचे इजराइल के राष्ट्रपति, लेकिन 40 मिनट तक उनको उनके जहाज में कैद रहना पड़ा। ये वहां पे कुछ बाहर में हंगामा भी चल रहा था इनके खिलाफ आने के करके, और कुछ लोग थे, कहते हैं कि कुछ विचित्र से आदमी कुछ विचित्र से चीज लिए हुए एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एयरपोर्ट में घुसे गए थे, और जब तक उस चीज को ढूंढा ना जाए तब तक के अंदर ही बंद रहे सुरक्षा के हिसाब से। और इसी मजबूरी में इनको 40 मिनट रहना पड़ा, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, ना वो बंदा पकड़ा गया ना कुछ हुआ, लेकिन 40 मिनट के लिए इन्हें रोक के रखा गया। और इजराइल के लिए यह एक नोटिस भी है कि भाई इस तरह से तुम जहां मर्जी वहां मत जाओ, तुम्हारा लोग हर जगह दुनिया में विरोध कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, या कहीं भी हो। और फ्रांस में इसलिए अभी खासकर हुआ क्योंकि वहां ओलंपिक शुरू होने वाला है कल से। जी, ये ट्रंप ने एक लेटर ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, ये कह सकते हैं हम, महमूद अब्बास का, और उस दौर में किया जबकि नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा हुआ है। क्या नेतन्याहू को चिढ़ाने की कोशिश की गई है? नेतन्याहू को चिढ़ाएं ना चिढ़ाएं मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों मिलेंगे ही अभी। मुख्य रूप से ये है कि दिखाना चाहता है नेतन्याहू, ट्रंप, कि हम जो है सो, हाँ ट्रंप, कि हम विश्व में शांति कर रहे हैं
और जहां तक अरब कंट्रीज या मिडिल ईस्ट की बात है, वहां शांति मैं ही बहाल कर सकता हूं। पहले भी जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने सऊदी अरबिया और इजराइल का राजनयिक संबंध स्थापित करवाया था, और इसलिए महमूद अब्बास ने जब इनको कहा कि आप पर जो आक्रमण हुआ गलत हुआ, आपकी स्वास्थ्य में लाभ करें और जितना जल्दी हो सके आप एक मजबूत राष्ट्रपति के रूप में, तो इस पर गदगद हो गए। इन्होंने ये चीज करके उनकी उसी फोटो के ऊपर अपना ये ट्वीट करके दे दिया है, और इस उम्मीद में कि इससे कुछ वोट हमारे तरफ आएगा। जी, योव गैलेंट, नेतन्याहू और आईडीएफ चीफ के खिलाफ जो वारंट जारी करना था आईसीसी को, लगता है वो लटक गया है। ये लटकने के कारण यह नहीं कि अमेरिका ने इन आईसीसी के जितने भी जजेस वगैरह हैं उनके खिलाफ किसी तरह का प्रतिबंध लगाया हुआ, यह कारण भी नहीं कि इजराइल कुछ कर रहा है, बल्कि इसका कारण इन दोनों को उसमें लगता है कि 60 से अधिक देशों ने कहा है कि हम भी इसमें बोलेंगे। तो जो इस वारंट के पक्ष में थे वह तो सब इकट्ठे था, लेकिन अब अमेरिका और वैसे लोग आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे, उसमें डिले करना चाहते हैं, और इसके कारण ये डिले होगा। तो इनडायरेक्टली इन्होंने डिले करवाया है कि अब अमेरिका हो सकता है इसमें 2-4 दिन ले, कुछ वो भी बोले कुछ वो भी बोले, और इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया को डिले किया गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।